वन सेकेंड, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। लुक, हम लोग पहले पढ़ेंगे म्यूटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। म्यूटेशन पहले पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं म्यूटेशन। तो कोई बता सकता है म्यूटेशन? अच्छा, एक और चीज, म्यूटेशन के अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम्स तो समझ में आ गए होंगे, क्रोमोसोम्स क्लियर है ना? यस। क्रोमो तो पहले म्यूटेशन के पहले मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको समझा देता हूँ, और फिर हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसके बाद फिर मैं म्यूटेशन की बात करता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में और म्यूटेशन में, इसके बाद फिर बताते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। जैसे मैं समझाऊँ आप वैसे समझते जाइएगा, क्योंकि आपको ये एक साथ कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, तो इसलिए समझते आइए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या है, क्रोमोसोमल और म्यूटेशन में, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आते हैं, दैट इज, बहुत सारी जगह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी म्यूटेशन ही कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, और एक मिनट, देखो, समझो पहले। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देखो, म्यूटेशन को, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। पहले आप बताओ म्यूटेशन क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर डिफेक्ट्स, जैसे जहाँ क्रोमोसोम का गलती से कुछ हो गया उससे डिफेक्ट। ठीक है, चलो, तो मैं बताता हूँ आपको, बहुत गौर से मेरी बात को समझना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस। म्यूटेशन का मतलब होता है कि देयर इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के सीक्वेंस में चेंज हो जाए तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन दो तरह से हो सकता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी पार्ट में म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम सोमेटिक म्यूटेशन बोलेंगे। तो म्यूटेशन क्या होता है, पहले आप नोट करेंगे। म्यूटेशन, म्यूटेशन इज, दैट इज अ रेयर, म्यूटेशन क्या है? अ रेयर, रैंडम, अ रेयर, रैंडम, discontinuous, discontinuous, inheritable variation in amount, inheritable variation in amount or the structure of genetic, or the structure of genetic material। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, तो म्यूटेशन मैंने वहां कहा कि सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो म्यूटेशन क्या है, दैट इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन। ठीक है,
डेफिनेशन कह रहे हैं कि जीन के सीक्वेंस का चेंज हो जाना या जेनेटिक मटेरियल के कम ज्यादा हो जाना, दैट इज आल्सो अ म्यूटेशन। बिल्कुल सही कह रहा है डेफिनेशन, वो परफेक्ट डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं कि आपका अमाउंट चेंज हो जाए या सीक्वेंस चेंज हो जाए, दोनों की चेंज होने की वजह से ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, और ये सडन होता है। मैंने कहा कि म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुआ है तो उसको हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन जो होते हैं ये अगली जनरेशन में जाने वाले नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इनहेरिटेबल। क्यों भाई? किसी भी बंदे की हाथ की सेल्स में म्यूटेशन हो गया, अब वो थोड़ा ना अगले जनरेशन में जाएंगी, वो तो अगर उसकी गैमीट में, स्पर्म या एग में कहीं म्यूटेशन हो, उसमें जाने वाले जीन्स में हो, तो वो अगली जनरेशन में जाएगी। तो दे आर नॉट इनहेरिटेबल। दूसरे होते हैं गैमेटिक म्यूटेशन। गैमेटिक म्यूटेशन वो होते हैं which takes place in gamete and they are inheritable। ये क्या होते हैं? एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं। अब देखो, म्यूटेशन दो जगह हो सकता है। किसी को किसी भी पॉइंट में कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इट्स नॉट इजी टॉपिक, और लेकिन इट्स नॉट टफ एज वेल। थोड़ा सा आपका फोकस पूरा इधर ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। म्यूटेशन दो तरह का हो सकता है। ये म्यूटेशन कहां पे हो सकता है? ये म्यूटेशन हो सकता है कहां पे? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन हो सकता है जीन में, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वी आल्सो कॉल इट क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं बोलते, सॉरी, ए बी ई बता रहे हैं, एब्रेशन। एक्चुअली क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल एब्रेशन बोले तो ये ज्यादा सही था। क्रोमोसोमल, तो क्रोमोसोम में जीन्स का जो सीक्वेंस चेंज होता है उसको म्यूटेशन में काउंट नहीं करते। एक्चुअल म्यूटेशन क्या है? जीन में म्यूटेशन होने को हम लोग एक्चुअल म्यूटेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, जीन म्यूटेशन इज एक्चुअल म्यूटेशन, है ना। जीन म्यूटेशन, दिस इज द एक्चुअल म्यूटेशन, है ना, ये वास्तविक म्यूटेशन है। और इसमें डिफरेंट बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, और जीन यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। नहीं आई आवाज, मैसेज कर सकते हो आप, या फिर मुझे लगता है कुछ नेट का इशू है आपके एंड पे। क्या कह रहे थे? साथ कुछ कह रहे थे। देखो, अब मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या पूछा, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं, है ना। बोलो सर। हेलो। हाँ, हाँ हेलो बेटा सर। बोलो। हाँ सॉरी हाँ सर, बोलो। वो यहाँ पर ना एकदम से बारिश होने लगी तो फिर वो इंटरनेट कोई बात नहीं, वो कनेक्शन। यहाँ भी मौसम खराब है, बट मैं एक्चुअली वो यूज कर रहा हूँ तो आपने ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए सही आ रहा है। मैंने एक चीज पूछी थी, आवाज आई थी सर। हाँ, नहीं आवाज नहीं आई थी, वही तो मैं सुन नहीं पाया, वो इसी का मैं वेट कर रहा था क्या। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन में डिफरेंस क्या होगा? सेम ही तो चीज होगी, क्रोमोसोम और जीन। नहीं देखो, अरे सॉरी, जीन तो क्रोमोसोम में लोकेटेड होती है। हाँ, जीन्स क्रोमोसोम में फिट होते हैं, है ना, समझना साहब मेरी बात को। जैसे क्या हुआ कि क्रोमोसोम में मान लो एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है ना, ये दो क्रोमोसोम अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ए बी सी डी और ई एफ जी एच जीन था। ये वाला जीन यहाँ से उड़ गया, टूट गया, और टूट करके इस वाले में आ गया। तो देखो, पूरे जीनोटाइप से जीन तो गायब नहीं हुआ, जीन तो मौजूद है ना, सिर्फ उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्रोमोसोमल एब्रेशन कहूंगा, ये दिखाई नहीं देगा, है ना, और इससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि जीन का लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा,
अगर जीन का लॉस हो जाता तो ये ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता और ये दिखाई दिया। जीन में क्या होता है, जीन म्यूटेशन में, जीन म्यूटेशन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल, हम सबके अंदर होता रहता है, लेकिन भाई साहब ये डिटेक्टेबल नहीं होते। और जीन म्यूटेशन में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे मतलब ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डीएनए का सीक्वेंस है। यहाँ पर अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया, समझे ना, अब ये क्या कर रहा है, ये कोई पर्टिकुलर ए टाइप की प्रोटीन बना रहा है। अब अगर यहाँ पे जीन में म्यूटेशन हुआ और ये सीक्वेंस चेंज हो गया, सीक्वेंस कैसे चेंज हो गया कि यहाँ पर 1 2 था और यहाँ पर आ गया x, अब x के बाद आगे वही सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, तो पूरा का पूरा फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, है ना, समझ गए ना, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, जिससे कि अब यहाँ पे जो ए प्रोटीन ये बनेगी ही नहीं, यहाँ पे कोई और प्रोटीन बन सकती, कोई बी बनेगी या सी यस बनेगी। सर, इसी की वजह से सर कभी कभार ऐसा होता है ना कि कैंसर इनहेरिट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, राइट, कि इनके थ्रू ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, कैंसर की इनहेरिटेंस ऐसे होती है, मैं बताता हूँ। मतलब अभी तक की जो कैंसर की थ्योरी है, हालांकि कैंसर में अभी भी रिसर्च चल रही है, ये अभी भी इनक्योरेबल डिजीज बनी हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो देखो क्या है कि कैंसर की अगर हम लोग बात करें तो कैंसर की थ्योरी में जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी, उनका कहना है कि हम सबकी बॉडी में सभी जीन एक्टिव नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन विच आर इनएक्टिव स्टेट, दे आर डोरमेंट स्टेट, मतलब वो स्विच ऑफ। यस सर। तो एवोल्यूशन के टर्म्स में ऐसा माना गया कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, जिन जीन्स की हमें जरूरत थी वो स्विच ऑन होते गए और ज्यादा एक्टिव होते गए, धीरे धीरे जिन जीन्स की हमारे लिए जरूरत खत्म होती गई वो धीरे धीरे स्विच ऑफ होते गए या इनएक्टिव होते गए। तो उन जीन्स का काम खत्म हो गया या इनएक्टिव हो गए जिनकी हमको जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो जीन्स हमारे लिए जरूरी थे वो एक्टिव होते रहे। इस तरह से क्या हुआ कि कुछ जीन खराब थे वो इनएक्टिव हो गए। एक जीन ऐसा ही जीन है जिसको कि हम लोग ऑन्कोजीन कहते हैं, ऑन्कोजीन। देखो आपने पढ़ा होगा ना, जब भी हॉस्पिटल में जाओ तो जो कैंसर डिपार्टमेंट होता है क्या लिखा होता है बाहर, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी, है ना। और उन डॉक्टर्स को हम ऑन्कोलॉजी। लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं और उन डॉक्टर्स को हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑन्कोजीन एक जीन होता है, ये क्या करता है, हम सबकी बॉडी में डोरमेंट कंडीशन में पाया जाता है। किसी बंदे की बॉडी में एक्सरे की वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से, कैडमियम की वजह से, आर्सेनिक की वजह से, लेड की वजह से, किसी भी या तो ऐसे किसी फैक्टर की वजह से ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया। जिस पार्ट में ऑन्कोजीन एक्टिवेट हुआ वहां की सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर देती है, मतलब वो सेल साइकिल से बाहर निकल आती है। सेल साइकिल तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 11th में, है ना। तो वो सेल साइकिल से बाहर निकल आती है और वो अनकंट्रोल डिवाइड करती हैं। अनकंट्रोल डिवाइड करने के बाद वो आसपास की सेल के साथ न्यूट्रिशन के साथ कॉम्पीट करने लगती हैं और फिर क्या करती हैं, हार्मफुल प्रोटीन बनाती हैं और बंदे की मौत हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, कैंसर। तो कैंसर ऑन्कोजीन की वजह से होता है। कैसे हुआ, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन क्या हुआ, इसमें अल्ट्रावायलेट पड़ी, एक्टिवेट हो गया, है ना। सर वो एक्टिवेट कैसे हुई, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। अब जैसे अल्ट्रावायलेट रेस, वो जीन इनएक्टिव था, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी, उसने अल्ट्रावायलेट में क्या किया, उसको ट्रिगर कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे वो एक्टिवेट हुआ, वो कभी जो भी काम करता रहा वो वही काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, तो सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो एक्टिवेट हो सकते हैं। और जो सब्सटेंस ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, कैंसर के जीन को एक्टिवेट करते हैं, उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। मैंने पढ़ाया होगा, लोग जो लोग 11th में होंगे उनको पक्का पता होगा, याद होगा नहीं। मैत्री, आर यू देयर? Yes, sir, it's the first chapter. बताया था क्या, हाँ कार्सिनोजन? सर, पता था। ठीक है, तो तो अगर ये फिर हम, एक्टिविटी हाँ होता है तो बोलिए। ये इनहेरिट कैसे होता है? अगर एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब कि एक्सरे की वजह से हो गया, हाँ तो तो एक्टिविटी बेस्ड कैसे हो गया? अगर इनहेरिटेड है कि आपको होगा कैंसर अपने पेरेंट्स की वजह से, नहीं 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 वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है शायद कि पेरेंट्स को, अगर किसी के पेरेंट्स को हो गया, ग्रैंड पेरेंट, तो उसको होगा होगा। वो तो हम सबकी बॉडी में कैंसर का जीन है, सबकी बॉडी, ओके है ना। ओके सर। तो देखो हम अपने पेरेंट्स से, ऑपरेशन कम ज्यादा डोमिनेंट होता है, कुछ में कम डोमिनेंट होता है, ये इजियर टू एक्टिवेट। राइट राइट, कुछ लोगों में क्या होता है ना कि कुछ लोग कैंसर के लिए प्रोन होते हैं, मतलब उनमें एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिसर्चेज ऐसी कहती हैं कि जिन लोगों को इसमें सिगरेट की और इसकी पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगे, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, ये रिसर्चेस कहती हैं, ऐसा रिसर्चेस का कहना है। ये दे आर मोर प्रोन फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। लेकिन अभी कैंसर की जीन्स के बारे में इतना ज्यादा क्लियरिटी किसी को भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का तो मानना है कि नहीं, दिस इज नॉट द ऑन्कोजीन, कुछ का ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस इज नॉट द ऑन्कोजीन, देयर इज समथिंग डिफरेंट रीजन, है ना। तो हम जब अपने पेरेंट्स से जीन लेते हैं ना, तो एक्टिव और इनएक्टिव दोनों जीन्स लेते हैं, तो दोनों जीन्स हमारी बॉडी में आते हैं। तो कैंसर का जीन हम हर बंदे की बॉडी में, हर सेल में है। इसीलिए देखो ना, हर डिजीज का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, हार्ट डिजीज में होता है ना।
किडनी फेलियर किडनी में होता है ना। यस सर। लेकिन कैंसर का कोई ऑर्गन नहीं भाई साहब, सर से लेके पैर तक किसी भी सेल में हो सकता है, क्योंकि ऑन्कोजीन हर सेल के अंदर मौजूद है, हमारे यस जीनोम में हर सेल, है ना। चलो अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सो ये पेट्रोल की स्मेल वाला पॉइंट वैलिड है? तुमने पिछले साल भी मुझे पूछा हुआ था, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी मतलब डर गया था कि भाई अगर पेट्रोल की वजह से, तो ये तो मतलब ये तो गलत हो गया। डरा दिया सर, सच में वैलिड है? नहीं 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 नहीं, मतलब दीज आर द व्हाट से, मतलब कुछ लोगों को बोला है कि सोयाबीन ज्यादा खाने से ये हम लोग खाते ग्लाइसिन मैक्स, उससे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। यस these are these are the researches, just research paper, they are not the rules or they are not the theories, they are not hard fast rules, ऐसा बात है। यस सर। ये एनालिसिस होती है, इसको एनालिसिस कह सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन में। अब चलिए भाई साहब, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होते हैं, यहाँ पे नोट करते आना, और जैसे जैसे मैं ये डायग्राम बनाता जाऊँ ना, स्कीमेटिक डायग्राम, वैसे नोट करते आना और वैसे पढ़ते आना, ठीक है। बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, अभी थोड़ी देर तक के लिए मेरा दिमाग यूज करो उदाहरण पे, ठीक है। तो ऐसे नोट करते आना, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, क्रोमोसोमल जो एब्रेशन होता है, दे आर रेयर, मतलब दे आर नॉट फ्रीक्वेंट एंड दे आर रैंडम, मीन्स किसी भी क्रोमोसोम में हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। और क्या खास बात होती, दे आर डिसकंटिन्यूअस। क्या मतलब हुआ डिसकंटिन्यूअस का? मतलब हुआ ये जरूरी नहीं कि क्रोमोसोमल एब्रेशन अगर मेरे अंदर हो तो मेरे बच्चे में भी जाएगा, नॉट एट ऑल मैंडेटरी, ठीक है। ये हो सकता है, ये जा सकता है, बट दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो हो सकता है कि मेरे बाद मेरी अगले जनरेशन में जाए और उसके आगे वाली जनरेशन में ना जाए, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू नहीं रहते, डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्या चीज है डिसकंटिन्यूअस, और क्या प्रॉपर्टी, दे आर बट दे आर इनहेरिटेबल, लेकिन ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। बट जा सकते हैं, बट डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर जनरेशन में लगातार होता रहेगा, एक दो तीन जनरेशन में गया उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गए, रुक गए, ठीक है, ऐसा होता है। इसकी एक खास बात होती है, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तब जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब देखा जा सकता है। यहाँ पर किसी पॉइंट में किसी को, इन सभी पॉइंट्स में किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो पूछिए, कोई डाउट, ठीक है। जीन म्यूटेशन क्या होता है, दे कैन नॉट बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखा सकता, इनका जब फीचर आएंगे तभी देखा जा सकता है। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन, मैं पेज चेंज करूं, इसको नोट कर लिया। यस सर। तो जीन म्यूटेशन, तो पहले हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा जीन म्यूटेशन, है ना। पहले क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होते हैं उसके टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसी को भी कहीं पे भी डाउट लगे वहीं पे रोक करके आप पूछ लेना, कोई शर्म संकोच करने वाली बात है, डोंट हेजिटेट, ठीक है ना। सबके लिए है ये बात करी। एक्चुअल म्यूटेशन मैथरी, एक्चुअली म्यूटेशन टर्म जो अपन यूज कर सकते हैं टेक्निकली, अगर आप टेक्निकली मुझसे म्यूटेशन बोलो तो मैं कहूंगा इट्स जीन म्यूटेशन। अगर आप बोलो कि नहीं सर ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मैं बोलूंगा आई वुड लाइक टू करेक्ट योरसेल्फ, डोंट कॉल इट chromosomal mutation, there is nothing chromosomal mutation kind of the thing, you need to call it chromosomal aberration. So chromosomal aberration is the correct term for the word chromosomal mutation. अब समझ आया, ठीक है। तो So, sir, क्रोमोसोमल एब्रेशन इज द करेक्ट टर्म, म्यूटेशन बहुत सारी जगह लिखा मिलेगा, बट दैट ये वैसे ही है ना, जैसे मैंने कहा आप बोलो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मैं बोलूंगा नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट योरसेल्फ, दिस इज नॉट सेल, वी कैन नॉट कॉल इट सेल, दिस इज रेड ब्लड कार्पसेल्स। इन द सेम वे दिस इज नॉट क्रोमोसोमल म्यूटेशन, द करेक्ट टर्म इज क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। अब चलो आगे चलो। अब भाई साहब क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में हम लोग बात एब्रेशन, एब्रेशन। अब भाई साहब क्रोमोसोमल एब्रेशन को हमने डिवाइड किया दो पार्ट,
अब ये दो तरह का समझते जाइए कहानी, ये दो तरह के कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम लोग तो डिप्लॉयड है ना, है कि नहीं डिप्लॉयड, हम लोग डिप्लॉयड है। तो हमारे पास 23 के दो सेट है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 26 इधर और 23 इधर, तो यहाँ पर है ना। अब समझो, तो हम लोग डिप्लॉयड हमारे पास 23 के दो सेट्स। पहला वाला हो सकता है इंट्रा क्रोमोसोम, इंट्रा क्रोमोसोमल, विद इन वन क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के अंदर जब चेंजेस आए उसको इंट्रा क्रोमोसोमल बोलते हैं, है ना। दूसरा है इंटर क्रोमोसोम, इंटर क्रोमोसोम, जब दो क्रोमोसोम के बीच में कोई चेंज होगा उसको हम लोग इंटर क्रोमोसोमल बोलेंगे, दैट इज द चेंज बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, है ना। तो आप देखो इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल, दिस अफेक्ट ओनली वन क्रोमोसोम। ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये प्योरली नीट के लिए है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में, लेकिन ये प्योरली नीट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, और जैसे मैं कहूँ बस इसको कॉपी पेस्ट मारते आना, ऐसे लिखते आना, ठीक है। ये पूरा टॉपिक सर? हाँ, ये पूरा टॉपिक, मतलब देखो म्यूटेशन एक हेडिंग दे रखी होगी एनसीईआरटी में, है मेरे पास एनसीईआरटी, म्यूटेशन एक हेडिंग दे रखी होगी, थोड़ा बड़ा दे रखा होगा, डिटेल में बिल्कुल नहीं है ना, इतना डिटेल में कहीं नहीं है। तो आप लेकिन आप देखना बहुत क्वेश्चन है, बहुत म्यूटेशन, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिन एब्रेशन म्यूटेशन से ढेर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोमल एब्रेशन की डिजीज दे रखी होंगी एनसीईआरटी में। तो अब आओ, इट अफेक्ट ओनली वन क्रोमोसोम, ठीक है, सिर्फ एक क्रोमोसोम को अफेक्ट करती है ना। और यहाँ पर जो इंटर क्रोमोसोमल होता है, दिस अफेक्ट टू क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली, ये एक को नहीं अफेक्ट करेगी, ये दो क्रोमोसोम को एक साथ अफेक्ट करेगी। अब आते हैं भाई साहब इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये दो तरह से हो सकता है। कैसे भाई दो तरह से हो सकता है? पहला वाला है डिलीशन, क्रोमोसोम से कोई भी जीन डिलीट हो जाए, है ना। दूसरा वाला है इन्वर्जन, बताते हैं क्या होता है। अब देखो भाई साहब डिलीशन का क्या मतलब है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। तो डिलीशन का मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम, है ना। इस क्रोमोसोम में एक जीन ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था। यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला जो जीन था, ये जीन डिलीट हो गया, इसका डिलीशन हो गया। तो किसी भी तरह से अगर ये डिलीट हो गया, तो अब इस जीन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, सपोज दैट ये जीन क्या करने वाला था, किसी बंदे की आईज को कलर देने वाला था या स्किन को कलर देने वाला था, ये जीन गायब, मतलब इतना हिस्सा टूट गया। और ये जो टूटा वाला हिस्सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब गैमीट बन रहे होंगे तो दिखाई देगा, समझ में आएगा कि एक इंसान का, एक ह्यूमन का स्पर्म है, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, और 23 में 21st क्रोमोसोम जो है उसका टर्मिनल वाला पार्ट टूटा हुआ है, इसको हम देख सकते हैं, लेकिन जीन म्यूटेशन को नहीं देख सकते। तो डिलीशन में अब क्या हुआ, ये जो भी बंदा, अब जो स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाया है और एक से एक के साथ में फ्यूज हुआ, अब वहां पर जाने के बाद वो जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में एक पर्टिकुलर जीन मिसिंग होगा। अगर ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ना। और अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन उसमें डेफिशिएंसी रहेगी। तो यहाँ पर ए तो गायब हो गया, इसमें सिर्फ बी, सी और डी, तीन ही जीन बचेंगे, और एक जीन उड़ गया, गायब हो गया। इसको हमने डिलीशन, ठीक है। अब डिलीशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर जीन लॉस हो गया, तो हम डिलीशन को कैसे कह सकते हैं, डिलीशन क्या है, इट्स ए जीन लॉस, सही है कि नहीं सही है? यस सर। जीन लॉस है ना, ठीक है।
अब देखो दूसरा वाला आते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में जीन लॉस नहीं होगा, यहाँ पे जीन का लॉस नहीं होगा, ठीक है। कैसे? ऐसे हुआ और होगा एक ही क्रोमोसोम, ये सेम क्रोमोसोम था, ये एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और डी। हुआ क्या, ये हिस्सा टूट के और पलट गया, ये हिस्सा टूटा और टूट के इन्वर्ट हो गया, 180 डिग्री में घूम गया और फिर से इसी में जुड़ गया, इसको इन्वर्जन हमने कहा। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर ये जीन टूटा तो सी यहीं पे रहेगा, डी यहीं पे रहेगा, अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा, बी, और नीचे की तरफ क्या चला जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन इसी क्रोमोसोम में वो जीन मौजूद हैं, तो यहां पर इन्वर्जन वाले केस में देयर इज नो जीन लॉस, तो यहां पर किसी भी तरह के जीन का लॉस नहीं। समझ में आ गया इन्वर्जन क्या होता है? तो डिलीशन हो गया और Yes, sir. इन्वर्जन। बहुत गौर से समझिएगा, डिलीशन भी दो तरह का हो सकता है और इन्वर्जन भी दो तरह का हो सकता है, ठीक है। कैसे भाई? बोर्ड इसके लिए बहुत बड़ा चाहिए होता है पढ़ाने के लिए। अब डिलीशन दो तरह का हो सकता है, मैं बताता हूँ, किसी और कलर से करता हूँ। फर्दर दो तरह का, और ये भी इन्वर्जन भी फर्दर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड, या तो ये टर्मिनल होगा, ऊपर वाला जो मैंने दिखाया वो टर्मिनल ही है। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ भाई साहब? टर्मिनल का मतलब हुआ यही ऊपर वाला हिस्सा, टर्मिनल वाला पार्ट। तो यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, और ये, अरे जगह कम पड़ रही थोड़ी सी, तो दूसरे पेज पर कैरी ऑन कर सकते हैं। सीक्वेंस मैं सोच रहा हूँ ये इतना वाला पार्ट यही बना दो जिससे आप ड्रॉ कर लो, बाकी किसी को कंफ्यूजन ना होने पाए, मैं ये चाहता हूँ। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, ये वाला एक क्रोमोसोम हो गया है ना, इस पे ए बी सी और डी ये जीन थे। टर्मिनल पार्ट जो जीन का था, अब आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, ये टर्मिनल वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा डिलीशन है, इट इज अ टर्मिनल डिलीशन। तो डिलीट होने के बाद कैसा हुआ, अब ये इतना हिस्सा ऊपर का इसका उड़ा हुआ दिखाई भी देगा, है ना, ये इसका सेंट्रोमियर है, और ये यहाँ पे बी जीन बचा और सी जीन बचा और ये डी, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। दूसरा डिलीशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक टर्म होता है इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी एक लैटिन में टर्म है, जब मैं आपको बता रहा था इंटर कैलोरी मैरिज टर्म, तो मैंने बताया था इंटर कैलोरी का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, दो चीजों के बीच में कोई दबी हुई चीज होती है उसको बोलते हैं इंटर कैलोरी, इट्स लैटिन टर्म। इंटर कैलोरी का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, है ना। तो दूसरा क्या होता है डिलीशन, कैसे हो सकता है, इंटर कैलोरी, तो ये इंटर कैलोरी डिवीजन। इंटर कैलोरी डिलीशन में क्या होगा भाई साहब, कि फिर से मेरा एक यही वाला क्रोमोसोम था, है ना, और मैंने आपको बताया कि डिलीशन में तो आपका नुकसान होना ही होना है, ठीक है, वो चाहे कोई सा भी डिलीशन। तो यहाँ पर एक जीन था ए, और ये दूसरा जीन था बी, और ये सी और ये डी। यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनल ऊपर के पार्ट का कोई जीन गायब नहीं होगा, यहाँ पे बी वाला जीन गायब हो गया, तो बीच का एक जीन था जो बीच में दबा हुआ था, ये वाला जीन गायब हो गया, और गायब होने के बाद अब ये एक आर्म छोटी हो गई और एक आर्म हमको बड़ी दिखाई देगी, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डिलीशन हो गया। तो अब यहाँ पे बी गायब हो गया, तो ए बचेगा, सी बचेगा और डी बचेगा। तो यहाँ पर सी भी गायब हो सकता है, बी भी गायब हो सकता है। तो इस तरह से जब कभी मिड पार्ट से कोई जीन गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसको हम इंटर कैलोरी डिलीशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। सर ऐसे ही हमारे पास हमें सिखाया था ना 11th के अंदर जब हम सेल्स पढ़ रहे थे, तो फिर दिस वाज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें एक शॉर्टर आर्म था, एक लॉन्गर आर्म था। हाँ 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 हाँ, हमारा एक एक्स ऐसे वो होता है, जो वाई क्रोमोसोम होता है वो ऐसे ही होता है, एक शॉर्टर होता है, एक लॉन्गर होता है ना। ओके। वो क्रोमो अच्छा, वो जो हमने वो पढ़े थे वो क्रोमोसोम के टाइप थे, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, यही थे ना, यस ये सर। पढ़ाओ। हाँ, अब देखो, तो हाँ बोलो। सर ये इनकी क्लैशेस का मेन रीजन क्या होता है? देखो क्या हुआ ना मैत्री, समझो बात को, हमने पढ़ा था कि काइजमेटा फॉर्मेशन होता है ना, मियोसिस में, याद आया? सब यस लोग सर। समझिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। काइजमेटा फॉर्मेशन होता है,
काइमेटा में 2 क्रोमोसोम खींचे और दोनों सेपरेट नहीं वाले, इस वाले क्रोमोसोम के साथ में इसका हिस्सा टूट के चला गया साथ। तो 2 स्पर्म बने, ठीक है? तो एक में ये हिस्सा टूट के चला गया, तो ए वाला हिस्सा जिसके साथ टूट के चला गया उसमें 2 ए जीन्स हो जाएंगे, और जिसमें जिसका टूटा उसमें ए जीन क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है? तो एक क्रोमोसोम, एक स्पर्म बनेगा जिसमें डुप्लीकेशन होगा, ए जीन की 2 कॉपी होंगी। दूसरा क्रोमोसोम वो बनेगा, वो बनेगा जिसमें क्या है कि ए जीन गायब होगा। तो जो डिलीशन वाला होगा वो डिफेक्टेड स्पर्म है, और जो दूसरा है जिसमें डुप्लीकेशन है वो भी डिफेक्टेड है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ऐसा होगा। सर एक और चीज थी सर, सर ये इन्वर्जन में सर डबल इन्वर्जन हो सकता है एक टाइम पे? हाँ, बहुत सारी जगह इन्वर्जन एक साथ हो सकता है, कई सारे क्रोमोसोम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही क्रोमोसोम हो, ठीक है 2-3 जगह भी हो सकता है, कितने भी टाइम हो सकता है, कितने भी प्लेसेस हो सकता है, ठीक है? अब आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। वो सर विद इन एक क्रोमोसोम में? विद इन, सर एक ही क्रोमोसोम में डबल इन्वर्जन? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ओके बिल्कुल हो सर। सकता है, ठीक है? देखो, अब मेरी बात को फिर से यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ना? सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? आमना गायब है क्या आज? इज नॉट देयर? यस सर। नहीं है, ये आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, मैं समझ गया इज नॉट देयर, ठीक है? तो देखो, अब समझो, ये जो टर्मिनल डिलीशन होता है, इसका एक एग्जांपल है, ये इंसानों में होता है, ठीक है? तो ह्यूमंस में एक डिजीज होती है, ये पूछी हुई है नीट की, आप इसको याद रखना। टर्मिनल डिलीशन इंसानों में भी होता है, ह्यूमंस ह्यूमंस में हालांकि डिलीशन फिलीशन ही बहुत कम होते हैं, है ना? एक डिजीज होती है, उसका नाम है, अरे यार, टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी के नीचे लिखोगे, आपका जहां मन हो आप वहां लिख लेना। तो टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल है ना? उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्राई क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या होता है? जिस बच्चे में बीमारी होती है, वो बच्चा जब रोता है तो लगता है बिल्ली का बच्चा रो रहा हो, तो बिल्ली के रोने जैसी आवाज आती है जब वो बच्चा रोता है ना? तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन क्रोमोसोम में यहाँ पर टर्मिनल डिलीशन होता है, और कौन से क्रोमोसोम में होता है? 5th क्रोमोसोम में, ह्यूमन के 5th क्रोमोसोम में टर्मिनल डिलीशन हो जाता है। तो 5th क्रोमोसोम में टर्मिनल डिलीशन होने की वजह से इंसानों में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। याद रखना, ये पूछा जाता है कि किस क्रोमोसोम में डिलीशन होता है और क्या होता है। तो डिलीशन होता है और 5th क्रोमोसोम में, उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्लियर है? यस सर। तो डिलीशन का एग्जांपल है। ओके, अब आगे आ जाते हैं, है बिल्ली ना? की तरह साउंड करता है, हाँ बिल्ली की तरह साउंड करता है। हाँ, बिल्ली की तरह आप देखोगे ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्ली की तरह, बिल्कुल जैसे बिल्ली के रोने की आवाज आती है ना, वैसे आपको आवाज सुनाई देगी बच्चे के रोने ओके सर। की, क्राई डू चैट सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है इन्वर्जन। अब देखो इन्वर्जन पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये इन्वर्जन आ गया। अब इन्वर्जन में ये भी 2 तरह के होते हैं, इन्वर्जन भी। एक होता है टर्मिनल, सेम टर्मिनल, और दूसरा इंटरकैलरी। अब तो आप खुद में स्मार्ट हो गए, इतना समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर जो ऊपर वाला था, है ना, अगर टर्मिनल पार्ट में हुआ, ठीक है, ए बी सी और डी, है ना? तो अगर ये ऊपर वाला पार्ट चेंज हो जाए, 180 डिग्री में घूम के दोबारा से जुड़ जाए, ये वाला टर्मिनल वाला पार्ट, इसको हम टर्मिनल, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल इन्वर्जन। तो जब टर्मिनल इन्वर्जन होगा, तो जैसे ऊपर वाला केस था बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ऊपर हमने जो पढ़ा वो टर्मिनल इन्वर्जन का ही केस था। तो ऊपर की तरफ बी पहुंच गया, यहाँ पे ए पहुंच गया, और यहाँ पे सी पहुंच गया, और यहाँ पर डी पहुंच गया, ठीक है? इसको हम टर्मिनल। इंटरकैलरी कैसे होगा देखिए, इंटरकैलरी ऐसे हो सकता है। पहला केस देखो, इंटरकैलरी ए बी सी और डी। यहाँ पर क्या हुआ,
इसमें ए बी सी और डी में ये वाला पार्ट यहाँ आ गया बीच वाला, और ये वाला पार्ट ऊपर चला गया। इसके भी फर्दर सब टाइप होंगे, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, इंटरकैलरी के भी टाइप हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर ए जीन और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा डी आ जाएगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंटरकैलरी इन्वर्जन। क्लियर है? यस यस सर। नोट कर लो ये टाइप। Yes, sir, done. डन। म्यूटेशन के पहले कुछ कराया था? नहीं मैत्री, मैंने म्यूटेशन के पहले कुछ नहीं कराया था। ठीक भाई, अब तो आया तो जाए। क्या कह सकते हैं कि कैंसर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्योंकि जो है वो इनहेरिटेबल है लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ वो जीन म्यूटेशन है यार एक्चुअली, क्योंकि जीन का सीक्वेंस जीन एक्टिवेट होता है वहाँ पे, क्रोमोसोम नहीं एक्टिवेट है। जीन ओके सर। अब देखो, अब आ जाते हैं भाई दूसरा वाला, है ना। इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट हो बताओ भाई जल्दी से। नो सर। क्या बात, सब स्मार्ट बच्चे हैं, सबको समझ में आता है एक बार में। इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब देखो इंटर क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होते हैं ये क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम के बीच में होते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। इसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं further। है ना? देखो मेरी बात का बहुत गौर से आप समझिएगा, है ना। दो चीजें हैं, इसके अलावा अलग से कहीं पे लिख लेना, है ना। जो मैं बताने वाला हूँ इसको यहाँ पे मत लिखना, म्यूटेशन वाले ये वाले जो डायग्राम अगर बना रहे हैं इस पे मत लिखना, अलग से कहीं पे लिखना। दो तरह के टर्म आपको समझ में आएंगे, एक तो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पहले आपको बता देता हूँ ये क्या। तो हम लोग पढ़ते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? हमारा पहला, हमारे पास 23 क्रोमोसोम, पहला सेट ये हो गया, हमारा दूसरा सेट ऐसे हो गया, है ना। ऐसे 1 2 3 4 5 ओके, कहां तक जाएंगे 23 सेट, है ना। 22। और 23 सेट में क्या होगा, मान लेते हैं ये x हो गया, और ये वाला छोटा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे बनाते हैं, ये मान लेते हैं y हो गया, है ना। तो इस तरह से 23 सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी ऑटोसोम। अब यहाँ पर ये 23 वाले को छोड़ दीजिए, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये डिफाइन करेगा कि किसी बंदे का मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पर अगर एक जीन ए है तो यहाँ पर भी जीन ए होगा, यहाँ पर जीन बी है तो यहाँ पर जीन बी होगा, यहाँ पर जीन क्यू है तो यहाँ पर भी जीन क्यू होगा, यहाँ पर जीन आर है तो यहाँ पर जीन आर। तो इस तरह से सीक्वेंस, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है ना? ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकाई पे, मतलब सेम पोजीशन पे सेम जीन्स पाए जाते हैं। क्लियर है ना? दूसरे नंबर वाला जीन्स ले लेते हैं, अब ये दूसरे नंबर वाला जीन्स है, ये यहाँ पर जीन क्या है 1 2 3, है ना। इसी तरह से ये क्या है, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। ये वाला और ये वाला क्रोमोसोम आपस में क्या है, दे आर
नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्यों भाई? इनकी सेम लोकाई पे सेम जीन नहीं है। इस वाले क्रोमोसोम की पहले लोकस में ए जीन है और इसके पहले लोकस में जीन नंबर 1 है, तो दोनों आपस में क्या है? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो सेम हुआ ना, हाँ, हेट्रोलोगस। तेज बोलो, क्या करिए? सर हेट्रोलोगस सेम हुआ ना। हेट्रोलोगस क्या होता है? हेट्रोलोगस कुछ नहीं होता, नॉन होमोलॉगस और होमोलॉगस। ओके सर। ठीक है, तो नोट कर लो, homologous chromosomes are those chromosomes, homologous chromosomes are those chromosomes सर which ये have, 438 लिखें या फिर ये इसे? अलग से लिखो, अलग से लिखो, क्योंकि मैं टर्म यूज करूंगा, है ना, ओके सर। म्यूटेशन में। homologous chromosome are those chromosomes which have same gene on same locus, which have same gene on same locus, full stop. Non-homologous chromosome, non-homologous chromosomes are those chromosomes which have different gene on different locus. तो लोकस मतलब पोजीशन, तो यहाँ पे पहले लोकस में यहाँ ए जीन है, यहाँ पहले लोकेशन में जीन नंबर 1 है, तो ये आपस में नॉन होमोलॉगस। क्लियर टू एवरीवन? तीशा समझ में आ रहा है सब? दिव्यम, यस देवांशी, सर। ठीक है, जुआरिया, यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। ये जो ये सेक्स वाला क्रोमोसोम होगा ये भी होमोलोगस होगा? ये हाँ, अगर ये एक्स एक्स आपस में होमोलॉगस होते हैं, एक्स और वाई होमोलॉगस नहीं होते हैं, दे आर नॉन होमोलॉगस। ओके एक्स सर। और नहीं, पूरी तरह से नहीं होंगे, मतलब जैसे ये मान लो एक्स होता और ये वाई होता, तो यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम, इनमें कुछ जीन्स तो मिलेंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाला दूसरा वाला पार्ट होता ना, ये एक्स और वाई के मैच नहीं करते, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, इस वाले को सैटेलाइट पार्ट, ये मैच नहीं करता। ओके सर। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन, है ना, जिसको कि म्यूटेशन बोलते हैं, इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब दो क्रोमोसोम के बीच में होगा, और हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे। अब देखो, पहला वाला इसमें होता है द फर्स्ट वन, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये किसके बीच में होता है? ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो ट्रांसलोकेशन बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो ट्रांसलोकेशन में आपको समझाता हूँ ट्रांसलोकेशन क्या चीज है। ट्रांसलोकेशन में एक जो जीन होता है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है किसी दूसरे वाले जीन पे, ठीक है, समझिए बात। ये एक था, तो यहाँ पर ए बी सी डी और ई, ये एक जीन था, और दूसरा क्रोमोसोम था ये वाला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। तो इसके नीचे हम इसके ट्रांसलोकेशन के और डिविजन्स होंगे अभी इसके नीचे? नहीं नहीं नहीं, ट्रांसलोकेशन की और डिवीजन नहीं होती। ओके सर ठीक है। मैं बस वो क्योंकि थोड़ा काम था पूरा। समझ गया था, वो स्पेस मैनेजमेंट है। तो ये है तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज, इसीलिए मैं इसको बहुत इत्मीनान से और बहुत ही मैंने खुद पहले से ड्रा आउट कर रखा है कि कैसे समझाना आपको, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप की चीज है। यस तो इसीलिए मैं इसको एक साथ बोल रहा हूँ, एक साथ यहीं पे समझेंगे। 5 6, है ना। अब क्या हुआ कि ट्रांसलोकेशन में ये वाला जीन टूट गया, बी वाला, और बी वाला जीन टूट करके अपने होमोलॉगस में नहीं चिपका है, ये किसी दूसरे में जाके चिपक गया, है ना। तो देखो इससे दोनों जीन अफेक्टेड होंगे। दोनों जीन्स कैसे होंगे?
यहाँ पर भाई साहब डिलीशन हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, और यहाँ पर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। तो एक जगह से जीन डिलीट हो जाएगा, एक जगह जीन बढ़ जाएगा, दोनों ही जगह ये चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, आफ्टर दिस ट्रांसलोकेशन, तो ऊपर वाले जीन में ए और फिर इसके बाद बाकी सीक्वेंस नहीं रहेगा, सी, डी और ई हो जाएगा। नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में जीन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाले में ऐसा होगा, यहाँ पे जीन नंबर 1, जीन नंबर 2 और इसके बीच में फिर जीन बी आ जाएगा, यहाँ जीन नंबर 3 हो जाएगा और ये वैसे ही 4, 5 और 6। तो दोनों का सीक्वेंस चेंज हो गया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिलीशन, ठीक है। अब देखो, ये भी डिलीशन की वजह से, इस ट्रांसलोकेशन की वजह से भी इंसानों में एक बीमारी होती है ना। अब होता क्या है, एक डिजीज है, उसको हम लोग बोलते हैं सीएमएल डिजीज, सीएमएल डिजीज। सीएमएल क्या है, सीएमएल स्टैंड फॉर क्रोनिक मैलिग्नाइड ल्यूकेमिया, कैंसर ये भी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रोनिक मैलिग्नाइड मैलोइड क्रोनिक मैलोइड ल्यूकेमिया। ये होता है ट्रांसलोकेशन की वजह से। 22nd क्रोमोसोम, है ना, 22nd क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होता है, ये याद रखना। सीएमएल डिजीज पूछा जाता है नीट का क्वेश्चन, सीएमएल डिजीज। अच्छा, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी एक हिस्सा टूट के यहाँ चला जाए और इसका एक हिस्सा टूट के यहाँ पे चला जाए, है ना। तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। आपको उसके टाइप नहीं पता करना है, बस ये ऐसा भी मान लो, ये भी हो सकता है कि इसका एक हिस्सा टूट के यहाँ पे चला जाए और इसका जीन नंबर 4 ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। अब दूसरा वाला क्या होता है, एक तो हो गया ट्रांसलोकेशन, दूसरा होता है डुप्लीकेशन। सर आपने अभी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोला। हाँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारे लिए है नहीं, लिखना Yes. चाहो लिख सकती हो, ठीक है, बट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है ना। दूसरा क्या होता है, जो डुप्लीकेशन होता है, ये हमेशा होता है भाई साहब होमोलोगस क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेशन कैसे हुआ, देखो, ये क्रोमोसोम था, अब ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। हमको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है तो सेम लोकस पे सेम जीन मौजूद होंगे, है ना। चलो भाई, बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे सी जीन है, यहाँ पे डी जीन है, यहाँ पे ई जीन है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एफ जीन है। ऐसे यहाँ पे भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ जीन है। अब क्या हुआ, इसका एक हिस्सा टूटा, तो ट्रांसलोकेशन में तो ट्रांसलोकेट होगा, ये बी वाला हिस्सा टूटा और टूट के यहाँ पहुंच गया। अब देखो, जिससे टूटा इसमें क्या होगा, डिलीशन। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, लेकिन यहाँ एडिशन होगा, जिसमें जुड़ा जाके उसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन। क्यों भैया डुप्लीकेशन क्यों कहेंगे, देख लीजिए डुप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ। देखो, यहाँ पर क्या है, इस वाले में एक जीन डिलीट हो गया, तो जब डिलीट हो गया तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। दूसरे वाले में जिसमें जुड़ गए, तो देखो जाकर, इसमें एक ए था, दूसरा बी, एक और बी आ गया ना, है ना, और तीसरा सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जीन कैसे हो गए, डुप्लीकेट हो गए ना। तो 2 जीन हो गए, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी आ गई, डुप्लीकेशन हो गया। डी हो गया, ये ई हो गया और एफ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डुप्लीकेशन बोलेंगे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। Yes. बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, अगर समझ में आ गया। नोट कर लिया सबने, Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। डिसऑर्डर बाद में करूंगा।
अब जीन म्यूटेशन बता देता हूँ, है ना, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसके बाद बता। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं दिक्कत था? नो सर। डीएनए का स्ट्रक्चर याद है क्या 11th में? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत, अच्छा ठीक। मैत्री, यस बेटा सर। याद है? याद है डीएनए का स्ट्रक्चर? पूछा जाए? यस सर। मैत्री, पूछ लिया जाए? सर मुझसे? हाँ पूछो। सर यस सर। अच्छा इतने धीरे क्यों बोल रही हो? इंथुसिज्म से बोलो, बोलो हाँ बिल्कुल पूछिए, जो मन हो वो पूछिए, ऐसे बोलो। यस सर। मजा नहीं आई, आवाज में दम नहीं था। हाँ यस सर, यस सर, पूछ लीजिए। अच्छा, फिर ना पूछो, ठीक है। देखो चलो मैं एक बताता हूँ, हालांकि अगला चैप्टर ही डेडिकेटेड उसी के लिए, जेनेटिक्स को डेडिकेटेड है अगला चैप्टर, ठीक है। अब जितना मैं बताऊं अभी उतना ही सुनना है ना, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। मैंने बोला ना अभी बिल्कुल जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही करना है, तभी आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आएगा। देखो ये हमारा डीएनए है ना, है कि नहीं, ये डीएनए ना। यस अब सर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो डीएनए है, तो डीएनए मिलकर के जीन्स बनाते हैं, है ना। जीन्स क्या होते हैं, मैं आपके सामने, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरी समझने वाली बात है, और यकीन मानिए आपको बुक से बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, तो बहुत इत्मीनान से समझिए, और जहां नहीं समझ में आए तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। कंफ्यूजन हमें दे दीजिए, कंफ्यूजन अपने साथ मत ले जाइए। अब क्या भाई साहब कि ये रहा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज क्रोमोसोम। डिवीजन के टाइम पे ऐसे ही दिखाई देते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में। और क्रोमोसोम में ये वाला जो हिस्सा है जो बीच में नॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेल बायोलॉजी में पढ़ा था 11th में। जीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेट होते हैं, यहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स। तो क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये जीन्स लोकेट होते हैं। अ क्रोमोसोम हैव नंबर ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स डीएनए से बने, कितने डीएनए से बना हो सकता है? अ जीन्स में बी मेड अप ऑफ 10 डीएनए और मोर डीएनए, और जीन्स में बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ डीएनए। कितने भी डीएनए का बना हो सकता है। एक डीएनए क्या होता है? एक डीएनए भाई साहब इस तरह से, आप समझो ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए पे आ जाते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए भाई साहब इस तरह से, इसमें ये स्ट्रिप लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, इन्हें स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। तो डीएनए में दो स्ट्रैंड आप देख पा रहे होंगे, एक ये 3 प्राइम एंड वाला, एक 5 प्राइम एंड वाला। तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। एक डीएनए का मतलब होता है यहां से लेकर के बस यहां तक, ये एक डीएनए। तो डीएनए में कितनी हेलिक्स है? हेलिक्स मतलब चूड़ियां, कड़ियां कितनी होती हैं, कड़ी कितनी होती हैं? तो डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल। तो डीएनए किस चीज से मिलकर बना है? डीएनए का ये बाहर वाला जो हिस्सा है, इट इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। कौन सा सुगर है, क्या है, और दुनिया भर की बातें जो भी है, हालांकि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं थे उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल जिनको मैंने नहीं पढ़ाया 11th में, तो वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। ये सब बातें मैं हालांकि बता चुका हूँ मैत्री को, ठीक है, ये बता नहीं रही वो अलग बात है। क्या जी, बता चुका हूँ ना? आमना नहीं, उसको भी बता चुका हूँ। आप देखो कुछ नहीं बोलेगी। तो अब ये क्या है? ये बीच बीच में जो लगे हैं ना, इनको हम बेस पेयर कहते हैं। बेस, तो बेस पेयर जो होते हैं मतलब दो बेस आपस में जुड़े होते हैं।
बेस कितने टाइप के पाए जाते हैं? डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन टी है, ग्वानिन जी से और साइटोसिन सी, एटीजीसी। ये बेस हमेशा पेयर में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ए जुड़ा होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से और जी जुड़ा होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से। इस तरह से इसमें बेस पाए जाते हैं। क्लियर है? तो Yes, डीएनए sir. 2 चीज से मिलकर बना है। कैसे? पहला बेस पेयर से और दूसरा किससे? शुगर और फॉस्फेट। ठीक है। अब डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है? ए टी जी जी सी सी टी, ये जो सीक्वेंस होता है ये फिक्स होता है। इस सीक्वेंस का मतलब कि डीएनए के ऊपर जिस सीक्वेंस में ये न्यूक्लियोटाइड या यूं कहूं नाइट्रोजन बेस अरेंज होते हैं, इसको डीएनए का सीक्वेंस कहते हैं। दिस इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए और ठीक है। अगर ये सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस की वजह से डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। अगर भाई साहब ये सीक्वेंस चेंज हो जाए तो जो प्रोटीन बननी है वो प्रोटीन नहीं बनने वाली। क्लियर है? डीएनए का सीक्वेंस समझ में आया? डीएनए सीक्वेंस क्या Yes, होता है? sir. पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस पाया जाता है। समझिए, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 50% मेरी मां से मैच करता होगा, 101% विदाउट एनी डाउट। 50% मेरी फादर से मैच करता होगा और ये डीएनए का सीक्वेंस 50% मेरी मदर से मैच करता होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यही है। इसमें पेरेंट्स का, अब अगर प्रूफ करना है, मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि दिस इज माय मदर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने डीएनए का सीक्वेंस बनाऊंगा, मैच करवाऊंगा डीएनए का सीक्वेंस लैब से, और अपनी मदर का, मेरी मदर का और मेरा डीएनए का सीक्वेंस 50% मैच करता होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दैट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, है ना? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. सीक्वेंस समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो? इन्फो की बातें सुन लेती है ना, हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? तीनों मामू लोगों की, तीसरा थोड़ा तेज से बोलो द बेटा, क्या कह रहे हो? लेजेंड पढ़ाकू की। थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। आप माइक्रोफोन थोड़ा काम नहीं कर रहा। क्या कह रहे हो? सनी भैया मोनिका अभी कह रहे थे कि इसको कुछ दिनों तक मत खाने। कुछ आप मैसेज कर दो जरा मुझे। वो ठीक होने के बाद, अभी तक तो ठीक ही नहीं हुआ। क्या ठीक क्या होने, मैत्री समझ में आया? क्या क्या कह रहा था? क्या कह रही है? सर बोल रही है सर कुछ दिनों के बाद। मुझे पता है, कुछ मेरे दिनों के बाद? सपने में आज भी थी सर आई थिंक उनका माइक ऑन है, अच्छा, हाँ सर मुझे भी यही लगता है। वो शायद कुछ और बात कर रही हैं। हाँ। तीशा, हेलो। चलो कोई नहीं, अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा हो तो पूछ लेना। ठीक, तो अब समझो बात को। अब डीएनए म्यूटेशन क्या होता है? एक और बात बताना चाहूंगा, फ्रेम शिफ्ट क्या होता है? ट्रेन देखी, ट्रेन स्टेशन जाते हो? यस बहुत सर। पहले गए थे बोलो सर, हैं? बहुत पहले गए थे। हाँ सर बहुत टाइम हो गया। बहुत पहले गए थे। 1 2 3 4 5 6 आपने देखा होगा ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर रेड येलो कलर की लाइट जलती रहती है, उसके लिखा लिखा होता है कि यहाँ पे सामने क्या है, कौन सी बोगी है, कौन सी बोगी है, ऐसा होता ना? 8 9 10। अभी क्या होता है, ट्रेन ऐसे सीधे खड़ी है, ठीक है, ट्रेन के पीछे यहाँ पे पहली वाली बोगी, यहाँ दूसरी वाली बोगी, यहाँ तीसरी वाली, यहाँ पे चौथी वाली, यहाँ पे पांचवी वाली, यहाँ पे छठवीं वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये आगे इंजन है ट्रेन का, है ना? अब मैं क्या करूं, यहां पर एक एक्स बोगी डाल देता हूं, एक्स यहां पे इंसर्ट कर दूं, है ना? तो क्या होगा, जब इंसर्ट करूंगा 2 वाला कहां पहुंच जाएगा? 3 वाले के सामने। 3 वाला कहां पहुंच जाएगा? 4 वाले के सामने। 4 वाला कहां? 5। पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा ना? यस सर। इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। तो वैसे ही अगर मैं यहां पर एक दूसरा कहीं जीन इंसर्ट कर दूं नाइट्रोजन बेस, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना? साथ समझ आया? फ्रेम Yes, शिफ्ट, sir. इसको फ्रेम शिफ्ट कहते हैं, है ना? पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा।
एक इंसर्ट कर दूं तो भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, यहां से एक नंबर वाली बोगी बाहर निकाल लूं तब भी सीक्वेंस चेंज हो जाए। तो अगर मैं डिलीट कर दूं एक नाइट्रोजन बेस तो भी पूरा सीक्वेंस चेंज होगा, और अगर मैं एक इंसर्ट कर दूं तो भी पूरा सीक्वेंस चेंज। ठीक है ना? यस सर। क्लियर? इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पूरे जीन में म्यूटेशन होते हैं और ये बड़ा डिफरेंस लेकर के आते हैं। एक और है, दूसरा मैं क्या करूं, एक नंबर वाली बोगी हटा करके, समझ रहे हो ना, अब एक दो के बीच में एक्स डाल नहीं रहा हूं, एक वाली बोगी को रिप्लेस कर रहा हूं एक्स वाली से, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत माइनर डिफरेंस। ठीक है? तो जब पूरे फ्रेम में म्यूटेशन होता है तो भाई साहब उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बड़े म्यूटेशन होते हैं और ये दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक नाइट्रोजन बेस के चेंज होने से हुआ है उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। हमारी बॉडी में पॉइंट म्यूटेशन होते रहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन पता ही नहीं चलते, ये लगातार होते रहते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन है जिनको देखा जा सकता है, जिनके इंपैक्ट होगा और बड़ा इंपैक्ट होगा, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? यस Yes. सर। इसको नोट कर लो आप, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। नोट करो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको उससे क्लासिफिकेशन से अलग नोट करना है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज दैट म्यूटेशन इन विच due to insertion or deletion of nitrogen base. Frame shift mutation is that mutation in which due to insertion or due to insertion or deletion of gene, complete frame due to insertion or deletion of due to insertion or deletion of nitrogen base, due to insertion or deletion of nitrogen base, complete sequence of gene changes. Full stop. They are the major mutation, and they are the major mutation, and they drop impact on organism. Next point mutation. In point mutation, replacement of a nitrogen base takes place with another nitrogen base. So in point mutation. In point mutation, replacement of gene takes place with another nitrogen base. Replacement हो गया. These mutations are not remarkable, and they do not bring any change generally, and they do not bring any change generally. क्लियर है भाई लोगों? सबको क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, जुआरिया, देवांशी, देव्यम, सब लोगों को समझ में आ रहा भाई? तीशा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग बहुत होनहार बच्चे हो, आपको सब समझ में आ गया, इसका मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली बायोलॉजी में, और कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जीन म्यूटेशन इजी, हालांकि इजी तो सब कुछ था, टफ कुछ भी नहीं। देखो भाई साहब, तो जीन म्यूटेशन कैसे होते हैं? दे आर सडन, अचानक से होते हैं। दे आर सडन, स्टेबल होते हैं,
ठीक है, सडन, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल। ठीक है, दे आर मोस्टली रिसेसिव, मैंने जैसे बताया क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन होती है, मोस्टली रेसेसिव, मतलब इनको नॉर्मली देखा नहीं जाता, रिमार्केबल नहीं होते, ठीक है, एंड नॉट ऑब्जर्व्ड बाय क्या, माइक्रोस्कोप, आप इनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो अचानक से होते हैं, जनरली रिसेसिव होते हैं और इनको माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। ठीक, चलो आ जाते हैं जीन म्यूटेशन। अब ये सब आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा कि एक म्यूटेशन कर लिया तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। जीन म्यूटेशन भाई साहब 3 तरह के हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तो और बताना भूल गया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो मैंने बताया 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, है ना, तो यहाँ पर ATGC, तो यहाँ पे इनको हमने 2 ग्रुप में बांटा, प्यूरीन और पायरामिडीन, पायरामिडीन, है ना, तो यहाँ पर इन 4 नाइट्रोजन बेस में 2 प्यूरीन है और 2 पायरामिडीन है, AG प्यूरीन है और पायरामिडीन CT है, ये CT पायरामिडीन है। हमेशा जब पेयरिंग होती है तो A की पेयरिंग होगी T के साथ में और G की पेयरिंग होगी C के साथ में, हमेशा प्यूरीन प्यूरीन के साथ होती है और सॉरी प्यूरीन पायरामिडीन के साथ हमेशा बाइंड करती है, तो AT और GC का सीक्वेंस होता है, ऐसे ही यहाँ पे पेयरिंग होती है। अब मैंने कहा ये 3 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से भैया 3 तरह के हो सकते हैं? पहला होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हुआ? सब्स्टिट्यूट करना, एक को हटाया दूसरे को रख दिया। मैंने बताया मैत्री, दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है, बहुत छोटे होते हैं ना, जीन थोड़े दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से। ओके सर। तो सब्स्टिट्यूशन देखो भाई साहब 2 तरह का होता है फर्दर। So gene mutation 3 तरह का हो गया। हाँ, 3 तरह का होता है। तो पहला वाला है सब्स्टिट्यूशन, है ना, मैं तीनों चलो लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, समझ में आ गया होगा, है ना, और ये इंसर्शन, इंसर्शन, ठीक है, डिलीशन, इंसर्ट कर देना, डिलीट कर देना और सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट में एक की जगह दूसरे को ले आए। सब्स्टिट्यूट 2 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? ट्रांजिशन, और दूसरे होते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ? ट्रांजिशन में प्यूरीन की जगह प्यूरीन ही आएगी, एक प्यूरीन हटी उसकी जगह दूसरी प्यूरीन आ जाएगी, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब सपोज दैट ये एक जीन था AT, है ना, तो यहां पर क्या हो गया, A हट गया तो A की जगह क्या आएगा, G आएगा, तो A हट गया तो इसके आगे क्या आ जाएगा, GT आ जाएगा, तो प्यूरीन की जगह दूसरा प्यूरीन आ जाएगा, एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना, और दूसरा क्या, पायरामिडीन की जगह पायरामिडीन ही आएगा, तो एक पायरामिडीन दूसरे पायरामिडीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे? सपोज दैट कहीं पर सीक्वेंस ऐसा था TA, तो यहां पर T की जगह क्या आएगा, दूसरा वाला पायरामिडीन सी। TA आ जाएगा, है ना, तो यहां पर TC को सब्स्टिट्यूट करेगा या CT को करेगा, तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन में एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाएगा, एक पायरामिडीन की जगह दूसरा पायरामिडीन आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ट्रांसवर्जन भाई साहब उल्टा हो जाएगा, यहां पे प्यूरिन की जगह आ जाएगा क्या, पायरामिडीन, पायरामिडीन। पायरामिडीन की जगह क्या आ जाएगा, प्यूरिन। कैसे? देखो यहां पर मान लेते हैं यही था AT, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, AT यहां पे आ गया, है ना, अब क्या हुआ, यहां पर A की जगह कुछ और आ गया, क्या आएगा, अब यहाँ पे A की जगह G नहीं आएगा, A की जगह क्या आ गया, सपोज दैट C आ गया, ठीक है, हालांकि उधर भी चेंज हो जाएगा,
प्यूरिन की जगह पायरामिडीन, ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये गड़बड़ हो गया मामला, है ना। लेकिन इतने छोटे चेंजेस होते हैं कि दिखाई नहीं देते सब्स्टिट्यूशन में। डिलीशन वाले में क्या हुआ, डिलीशन वाले में नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया डिलीट, तो एक सीक्वेंस था ए टी टी सी जी जी ए ए, यहाँ पे ये 2 डिलीट हो गए, 80 डिलीट हो गए। तो जब 80 डिलीट हो गए तो एक खिसक के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पहले सीक्वेंस था ए टी टी सी ऐसे करके था, अब सीक्वेंस कहाँ शुरू होगा, टी, ये यहाँ पे आ गया, सी जी जी ए ए एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड डिलीशन, है ना। इंसर्शन में क्या हो जाएगा, इंसर्शन में यही वाला जीन था ए टी टी सी जी जी ए और ए, ये इस तरह से सीक्वेंस था। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से तो ये गायब हो जाएगा डिलीट, यहाँ पे एक इंसर्ट हो गया, कोई से भी प्यूरिन या पायरामिडिन, यहाँ पे एक जी इंसर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ के बाद यहाँ तक तो सीक्वेंस सेम है, ए टी तक तो सेम है, अब उसके बाद पूरा का पूरा इसके आगे का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। तो यहाँ पर अब इसके आगे क्या हो जाएगा, जी टी सी जी जी ए ए, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिलीशन और इंसर्शन दोनों ही कहाँ गए, दे बोथ आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है भाई। तो डिलीशन में एक नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाएगा, इंसर्शन में नाइट्रोजन बेस इंसर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में एक की जगह दूसरा आ जाएगा, दैट्स सर सब्स्टिट्यूशन फिर पॉइंट हो जाएगा ना, पॉइंट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन इज पॉइंट म्यूटेशन, और इसीलिए ये दोनों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सर वो ट्रांसवर्जन में सर जब हम ए से मतलब ट्रांसफर होता है ए टू सी और क्या कहते हैं वो सब, सर तो ए सी में चेंज होगा सर, तो टी भी चेंज होगा ना। ये भी चेंज हो जाएगा, ये दूसरा चेंज हो जाएगा, हाँ। उसी की जगह यहाँ जी आ जाएगा। ओके सर। अभी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा वही, अब तो वही बचा है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बचे होंगे, है ना। हाँ डिसऑर्डर बचे, ओके सर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो चैप्टर पूछा था, चैप्टर। अच्छा चैप्टर तो हमारा वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ओके सर। दोनों का बहुत वेटेज है, तो खुद सोचो दोनों मिला करके 2 चैप्टर अकेले मिला के 80 मार्क्स देते हैं नीट में, यस 20 क्वेश्चन कम से कम 80 नंबर। तो अगर जेनेटिक्स आपका स्ट्रांग है ना, तो आप सोचो आप पहले से अपर हैंड में हो। इसीलिए मैं कहता हूँ जेनेटिक्स और एनवायरमेंट इकोलॉजी, और मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई थी मैत्री, याद है ना, मैं क्या बोलता था बार बार कि एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी दोनों पे ध्यान देना है। यस सर। अगर ये यही तो मेजर सेक्शन है, पूरा खेल इसी का है। ठीक यस भाई, किसी को कोई डाउट हो पूछिए, क्योंकि म्यूटेशन हमारा ओवर हो गया। अब म्यूटेशन के बाद एक मिनट को जरा मैं ये चेक कर लूँ, एनसीईआरटी भी चेक कर लूँ। सर म्यूटेशन के स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के पहले आपने कुछ लिखवाया था क्या? म्यूटेशन बेटा पूरा समझने वाली चीज है, दिखाने वाला है सर नहीं, डेफिनेशन नहीं, तो मुझे लग नहीं रहा। ठीक है देखो, म्यूटेशन तुम्हारे एक पता मुश्किल से 12-15 लाइन होगी म्यूटेशन पे एनसीईआरटी में, हार्डली 12 to 15 लाइन। और आप देखना जाकर के, आप पेपर पलटना जाकर के, लोग कहते हैं एनसीईआरटी से आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी से कहाँ से आता है। ठीक है, ट्राई टू चैट सिंड्रोम पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने दूसरा आपको बताया ना, वो डिजीज जो बताई थी वो भी पूछी हुई क्वेश्चन है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन के साथ क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ यही बचा है, डिसऑर्डर बताऊंगा, डिसऑर्डर बता के इसको फिनिश कर देंगे, और ये जेनेटिक्स ये वाला खत्म हो जाएगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स, है ना। हाँ एक चीज और, पेडिग्री से क्वेश्चन आता ही आता है, पेडिग्री से बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेडिग्री आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट। अब जो अगला नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाऊंगा ना, वो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट किसके लिए, नीट एग्जाम, है ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट।
ये वाला जो आज की जो पूरी क्लास थी, इट वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर नीट। ये से स्कूल में बहुत कम पूछेंगे, वो ये पूछ सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होते हैं, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ाया म्यूटेशन की, वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आप वो देखेंगे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट? आपने कौन सा टॉपिक बोला अभी? ये नेक्स्ट क्लास में यस सर, डिसऑर्डर के अलावा आपने कुछ और भी बोला, कुछ इंपॉर्टेंट है? आप वो क्या बोलते, पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तय है एक क्वेश्चन आएगा उसमें नीट में, फिक्स है। सर तो आप कैसे पढ़ाएंगे वो? हाँ मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ओके सर। बताऊंगा, केसेस भी बताऊंगा। करना रहता है ना, आप क्या पढ़ाओगे नेक्स्ट? नेक्स्ट क्लास में वही बताऊंगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद आखिरी में पेडिग्री पढ़ा दूंगा। दोनों थोड़ा आपस में। पेडिग्री क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स जाते हैं उनको स्टडी करना, कि जैसे आप बोलते हो कि नाना जी को डायबिटीज था, वो डायबिटीज नाना जी से आकर के मेरे भाई के बेटे में चला गया, है ना, तो वो दैट इज पेडिग्री, तो वो एनालिसिस पेडिग्री कहलाता है। ठीक भाई, यस सर। नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय बाय, वेलकम Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।